गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप शास्त्री। स्टूडेंट्स, कल हमने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और उसमें उनके उत्पादन का उद्देश्य, उनके मूल विचार है, उनसे परिचय करवाया था। पालमपुर एक काल्पनिक गांव का नाम रखा है और यहाँ किस प्रकार से कृषि की जाती है, इससे संबंधित कल आपने अध्ययन किया था। आज हम उत्पादन संगठन है उससे संबंधित उसका जो तीसरा बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कल जिस प्रकार से बताया कि वहाँ की बंजर भूमि को किस प्रकार से पैदावार भूमि के रूप में बनाया गया और उत्पादन क्षमता किस प्रकार से बढ़ाई गई, वहाँ बहुविध फसल प्रणाली किस प्रकार से लागू की गई और किस प्रकार से वो कृषि करते थे, कौन सी तकनीकी से कृषि करते थे और किस प्रकार से वे उपज विशेष है उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने लगे। और हरित क्रांति है उससे संबंधित कल चर्चा की। हरित क्रांति का किस प्रकार से वो सदुपयोग करने लगे, यानी हरित क्रांति को किस प्रकार से कारगर साबित करने लगे थे, इस संबंधित कल अध्ययन किया था। आज हम उसके नेक्स्ट बिंदु है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, इससे संबंधित आज पढ़ेंगे। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करना ज़रूरत है। हम यदि इसके साथ में भूमि के साथ में खिलवाड़ करें या इसका ज़्यादा दोहन करें तो हो सकता है कि ये हमें उस स्तर की जो फसल है, उपज विशेष है, वो न दे। वैज्ञानिक की रिपोर्टों से संकेत मिला है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वर क्षमता है वो कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई कारण भूमि के जल स्तर है वो भी कम हो गया है, यानी अत्यधिक जो नलकूप है इसका प्रयोग करने से या नलकूप विशेष है इसका ज़्यादा प्रयोग करने से, सिंचाई करने से भूमि का जल स्तर है वो भी कम हो गया है। पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत मुश्किल होता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने लिए हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण है उसके साथ में खिलवाड़ करेंगे तो पर्यावरण हमेशा ज़रूर देगा। तो इस प्रकार से हमें कृषि विशेष क्षेत्र के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक जो संसाधन है उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये देखिए, कृषि योग्य जो खेत बनाया गया है इसमें जो फसलें विशेष है वो दी गई है, किस प्रकार से भूमि का वितरण किया गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक उर्वर जैसे खनिज देते हैं तो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध करवा देते हैं, यानी रासायनिक जो खाद मान लीजिए रासायनिक पदार्थ है वो जल्दी से जल्दी क्या पौधे को उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन ये मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमजल, नदियाँ, तालाबों को दूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देती है, जिसके कारण से भूमि की उर्वर क्षमता वो कम होती जाती है। देश के रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में हुआ, जिसके कारण से निरंतर उसकी मिट्टी की गुणवत्ता है वो कम हो गई। आज किसान, पंजाब के किसान हैं, उनके लिए उत्पादन क्षमता है वो बहुत ही गिर गई है, कम हो गई है और आने वाले समय में वहाँ की जो खेती है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। पालमपुर के किसान, चौथा पॉइंट है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है। आपने जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। जितने भी वहाँ के लोग हैं उनके पास में पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों की खेती के लिए भूमि नहीं है। परिवार में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150
परिवार के लोग हैं उनके पास में खेती के लिए भूमि नहीं है, अर्थात वो मजदूरी करते हैं। जो अधिकांश दलित है, निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग कह सकते हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि 2 हेक्टर से कम क्षेत्र वाली ये सीमित किसान की श्रेणी में आते हैं। भूमि में ऐसे टुकड़े पर खेती करने से किसान के परिवार है उसको प्राप्त आमदनी नहीं होती, क्योंकि परिवार है वो बड़ा होता है, भूमि कम है, जिसके कारण से उनके परिवार को प्राप्त आमदनी नहीं होती। जितनी आमदनी की आवश्यकता है परिवार को संचालन करने के लिए, इतनी आमदनी नहीं हो रही। सन 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टर अधिकतर असिंचित भूमि थी। हम कह सकते हैं कि बिना पानी वाली, जिसमें पानी सिंचित नहीं होता। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। कितने पुत्र उसके? 3 पुत्र। भूमि कितनी थी? 2.25 हेक्टर। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा करते। अब एक हमारे जो किसान परिवार की एक खासियत होती है, किसान परिवार क्या करता है कि कृषि के साथ साथ में अन्य जैसे पशुपालन आदि कर लेता है, जिससे उसका गुजारा भत्ता चल सके। कई बार क्या होता है, मौसमी फसल होती है, मौसम के अनुसार से फसल अच्छी नहीं होती, तो उस परिवार का गुजारा चलाने के लिए उन्हें किसी न किसी प्रकार के जो पशुपालन है उसको भी करना होता है। कुछ भेड़ पालन करते हैं, कोई गाय का है या दूध विशेष का है, कोई भैंस विशेष का है, इनका पालन करते हैं ताकि वो परिवार का गुजारा कर सके। वैसे ही इस गोविंद ने भी क्या किया कि अपने घर में एक भैंस पाल रखी और उस भैंस की आमदनी दूध का बेचान करके और अपने परिवार का गुजारा करता था। गोविंद की मृत्यु के कुछ पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच में बंट गई। अब देखिए 2.25 हेक्टर भूमि थी। अब पहले एक के पास थी, अब 3 उसके बेटे हैं, तो तीनों के पास में अलग अलग बंट गई। प्रत्येक के पास में कितनी है? 0.75 हेक्टर भूमि का टुकड़ा था। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। अब देखो तीनों में क्या बंटवारा हो गया, और तीनों में बंटवारा होने के बाद में क्या हुआ कि उनकी जो ज़मीन है उनसे अब उनका परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। अब देखिए पूरे वर्ष में तो ऐसा तो नहीं है 0.75 हेक्टर भूमि में अपना पूरा परिवार का संचालन हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने किया अलग कार्य ढूंढना पड़ता है। अब चित्र 1.5 के अंदर देख सकते हैं, 1.5 चित्र आएगा, उसमें देख सकते हैं कि एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के टुकड़े छोटे छोटे देख सकते हैं। ये अभी आपने ये दिखाया था 1.5, ये भूमि है। अब देखिए यहाँ क्षेत्र है, ये क्षेत्र बिल्कुल संकरा हुआ है, यानी कि टुकड़े अलग अलग बंट गए। ये बड़ा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है, कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है या बंटवारा ज़्यादा है तो टुकड़े छोटे हो गए, और जहाँ परिवार विशेष का जो मुखिया होता है उनके पास में थोड़ी ज़्यादा भूमि होती है। तो गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़ी आकार में प्लाट है। पालमपुर में मझोले व बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, तो बड़े किसान और मझोले इन बीच वाले, और 2 हेक्टर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसान के पास में 10 हेक्टर या इससे भी अधिक भूमि है, यानी कुछ के पास में 10 हेक्टर से अधिक भूमि है और कुछ के पास में 2 हेक्टर के लगभग भूमि है, कुछ 2 हेक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा भूमि है। तो वो अपना परिवार का गुजारा करते हैं। अब गोविंद की बात करते हैं। गोविंद के जो बेटे थे वो कितने थे? 3 थे, और तीनों में क्या थी कि उनकी बंटवारा किया तो 0.75 हेक्टर भूमि आई। अब ये देखिए चित्र के अंदर दे रखा है किसान के खेती करना, हल जोतना, ठीक है, इसके अंदर रासायनिक दवाई का छिड़काव करना और फसल विशेष का उसकी देखभाल करना, ये सारी की सारी क्या है, ये किसान विशेष है वो अपने खेतों में कर रहे हैं। चित्र 1.5 के अंदर हम देख सकते हैं कुछ छोटे किसान द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो। क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? किसानों में इतने अधिक परिवार भूमि में इतने छोटे प्लाटों में क्यों खेती करते हैं? यानी इतना अधिक परिवार भूमि में छोटे से प्लाट में क्यों खेती करते हैं? ये सारे के सारे क्या है, वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि
वो क्या करते हैं कि भूमि का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा का मतलब जितने एक मुखिया के पास में उसके बेटे जितने होंगे उसके बंटवारा भी उसके बराबर का हिस्सा का हो गया। अब श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, यानी श्रम विशेष है उसकी व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का मुख्य आवश्यक कारक है। मेहनत बहुत ज़रूरी है, उत्पादन के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या होता है कि खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेत में स्वयं काम करते हैं। छोटे किसान होते हैं ना, अपने परिवार के साथ काम करते हैं, और बड़े कृषक होते हैं वो क्या मजदूर लेकर जाते हैं। इसी तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों के किराए पर लेकर जाते हैं, मजदूर लेकर जाते हैं। 1.6 में हम पहचान सकते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या भूमिहीन परिवारों से आते हैं या छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों उगाई गई, यानी ये देखिए चित्र विशेष है, उसमें क्या है 6.1 के अंदर 1.6 सॉरी, जैसे कृषि कर रहे हैं आपको बताया गया है कि किस प्रकार से खेती करते हैं, किस प्रकार से ये अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ कृषि क्षेत्र और कृषि का वितरण दे रखा है। कृषि क्षेत्र कितना है, कृषि क्षेत्र कितना है 36% है, और कृषकों की संख्या कितनी है 20% है। 80% और 64% क्या छोटे कृषक और मंझोले बड़े कृषक, यानी जो मंझोले और बड़े कृषक कितने 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कितने 20% है, और छोटे कृषक यहाँ कितने 64% है। बड़े कृषक कितने हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको, कितने 36% मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो कृषि वर्ग विशेष है वो विभाजित किया गया है। अब देखिए एक तो छोटा सा कार्टून दे रखा है, इस कार्टून को आप आराम से अध्ययन कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसे अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए वह वर्ष कटाई के मौसम में हमें और काम कम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 मास से भी कम समय काम किया था। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर व गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का भी छिड़काव करते हैं। तो अब इसमें क्या है, ये दो कृषक, एक किसान और उसकी पत्नी आपस में बातचीत करते हैं, और उसमें ये अपनी जो खुद की दास्तां वो सुना रहे हैं कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मी में 1000 रुपये लिए थे, जब खेतों में काम नहीं था तो मैंने कैसे चुकता कर पाऊँगा, मैं तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से काम करता हूँ। तो ये बता रहे हैं अपनी स्थिति के बारे में। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। अब क्या होता है कि कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है, जो श्रमिक है, जो उगाई गई फसल है उस पर किसी प्रकार अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मजदूरी से मतलब होता है। उनका क्या होता है, उससे मजदूरी से मतलब होता है, और उसकी जो फसल उगा दी है उस पर उसका अधिकार नहीं होता। जैसा किसान होता है, बल्कि उसे किसान द्वारा मजदूरी मिलती है। क्या होता है, किसान का हक होता है, किसान द्वारा उसे मजदूरी मिलती है। इसके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, और एक फसल से दूसरी फसल, और खेत से एक खेत से दूसरे कृषि कार्य के लिए, बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी क्या है अंतर होता है। रोजगार की अवधि होती है वो भी काफ़ी भिन्नता होती है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, और उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम कर पर रखा हो गया हो, ये सारी की सारी जानकारी है वहीं से मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी मजदूर है उसको समय के अनुसार और कार्य की क्षमता के अनुसार उसे मजदूरी मिलती है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन कृषि श्रमिक है, यानी डाला नाम का एक व्यक्ति विशेष है, और उसने क्या किया, उसके पास में भूमि नहीं है, और वो क्या बड़े किसान है, उसके पास में श्रमिक की यानी मजदूर के रूप में काम करता है। इसका मतलब उसे लगातार काम ढूंढना रहना पड़ता है, यानी जब काम जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ जाता है, और कहीं काम मिलता है कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए उसे काम की आवश्यकता है तो वो काम ढूंढता रहता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतनमान कितना है 115 रुपये अप्रैल 2011 पर निर्धारित किया है। आजकल तो क्या है, नरेगा का 120 रुपये कर रखे है।
सॉरी 220 रुपये नरेगा का भी कर रखा है। तो मजदूरी मेहनताना वो कितना कर दिया, 220 रुपये कर दिया। अप्रैल 2011 का तो 115 रुपये निर्धारित कर रखा था। तो इस प्रकार से वो मेहनताना है वो फिक्स होता है, उसके अनुसार उसे मिलेगा। लेकिन डाला को मात्र 80 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये मेहनताना था, 115 रुपये। अब डाला राम को कितना मिल रहा है, 80 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेती हर के श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। अब क्या है, खेती हर जिसके पास में खेती नहीं है और जिसके पास में खेती है, तो वो खेती वाला क्या करता है कि अपने आवश्यकता अनुसार जो कम मजदूरी पर जा रहा है उसी को लेके जाएगा, इसलिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। अब क्या होता है कि इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है, ठीक है। और डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। निर्धनता मतलब जो गरीब लोग हैं उनमें से हैं। अब ये सबसे हमारे बारे में ये चर्चा थी कि जैसे डाला और रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हो गई। गोसाईपुर और मंझौली उत्तर बिहार में दो गांव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवार 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब हरियाणा के ग्रामीण इलाकों और दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम करते हैं। इस प्रकार प्रवास अधिक संख्या भारतीय गाँव में होता है। और लोग प्रवास क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ काम धंधा नहीं मिलता तो वो अपने रोज़गार के लिए जो अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं। क्या इस बात की व्याख्या करना कल्पना पर आधारित है या कर सकते हैं गोसाईपुर और मंझौली के प्रवासी अपने गंतव्य किस तरह काम करते हैं। ये सारे की सारी क्या है भी अपने क्षेत्र विशेष की बात है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि उनका पलायन करने का एक ही उद्देश्य होता है कि कमाई करना, परिवार का संचालन करना। दूसरी बात ये है कि पलायन के साथ साथ में एक बात और भी है कि परिवार का संचालन करने के लिए वहाँ सुविधाएं हैं या मजदूरी है या अपने कह सकते हैं कि उन्हें उतना रोज़गार नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह पलायन करके जाते हैं जहाँ से उनसे रोज़गार मिल सके। और रोज़गार के लिए वो एक स्टेट से यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं। छठा पॉइंट है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, यानी खेती करने के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से। आप पहले भी देख चुके कि खेती में आधुनिक तरीके से बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। आधुनिक तरीके से खेती करोगे तो पूंजी की आवश्यकता होगी। अतः आप किसान को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। कितना चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। पहले पैसे कितने कम पैसों में हो जाती थी। देखो पहले जो खेती थी वर्षा ऋतु के काल से होती है। वर्षा के होते ही जो फसल है वो बोते थे। कीटनाशक या रासायनिक विशेष उसका प्रयोग नहीं करते थे। आजकल तो क्या है कि बराबर फसल के कीटनाशक या रासायनिक पदार्थ विशेष का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण से उपज अधिक होने लगी है, लेकिन ज़मीन की जो उर्वर क्षमता वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए अधिक उधार लेना पड़ता है। अधिक संख्या छोटे किसान तो उसकी पूंजी की व्यवस्था करेंगे तो वो क्या करेंगे, उधार लेंगे। आजकल ये भी देखा होगा सरकार लोन भी देती है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनाती है, जो किसान क्या करता है अपने खेती के लिए लोन ले सकता है, लोन ले सकता है ताकि वो क्या कृषि का सुधार कर सके। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न अवगतों की पूंजी करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। अब क्या है छोटे किसान बड़े किसानों से क्या करते हैं, पूंजी लेते हैं, यानी से ऋण लेते हैं। ऐसे कर्ज़ों पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। अब देखो बैंक का ब्याज है वो कम होता है, लेकिन साहूकार से या किसी व्यक्ति से या व्यापारी से लेंगे ब्याज पैसे लेंगे, कर्ज लेंगे तो ऊंचे दाम पर कर्ज देंगे। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्या है कष्ट सहने पड़ते हैं। और जो कष्ट सहेंगे तो इसका मतलब उसकी उपज है वो लगभग उसी के अंदर लग जाती है। सरिता की कहानी है कि सरिता नामक एक गृहिणी है, उसकी कहानी। सरिता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन में गेहूँ पैदावार करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी इस रूप से में ही उसे 3000 रुपये चाहिए थे। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सरिता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सरिता को यह भी वचन देता कि वह कटाई के मौसम में उसे खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। अब देखो कटाई का मौसम होगा, उस समय श्रमिक के रूप में उसके खेत में काम प्रतिदिन 35 रुपये में, जहाँ 115 रुपये मेहनताना था यानी मजदूरी थी, और यहाँ 35 रुपये में काम करेगी।
आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सरिता जानती कि उससे खेत की कटाई पूरी करने के बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर में कामों की या कार्य विशेष की बहुत जिम्मेदारी है। और सरिता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही कठिन है। जब छोटे किसान है उसको कर्ज नहीं मिलेगा, तो वो उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी देखिए 24% ब्याज है, वो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन फिर भी वो काम करके और वो पैसे उसके कर्ज के रूप में ले रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो मजबूरी होती है उनकी। दूसरा पॉइंट है छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती में बचत होती है। देखिए छोटे किसानों से बड़े किसान या मझोले किसानों से किसानों को खेती में बचत होती है। इस तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसी होती है, इसका उत्तर अगले भाग में हम पढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।